लॉज पढ़े लेकिन समझ में कम आया तो ठीक है, हम 5 मिनट में बराबर सारा केस लॉज डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहले बोल रहे हैं ये सारे फॉरेन केस लॉज हैं कुछ को छोड़ के। तो हेल्बरिंग एंड वर्सेस ग्रॉगरी के केस में कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है कि आदमी अपना टैक्स को प्लानिंग करके जितना कम हो सके उतना कम कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना कोई देशभक्ति नहीं है, कोई पेट्रियोटिक ड्यूटी नहीं है ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना, कोई बाउंड नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स देगा। वो रूल को फॉलो करते हुए जितना टैक्स कम कर सकता है उसको करने का हक है। IRC वर्सेस ड्यूक के केस में बोला टैक्स पेयर इज एंटाइटल्ड टू अरेंज हिज अफेयर्स दैट टैक्स अंडर एप्रोप्रिएट एक्ट इज लेस देन व्हाट अदरवाइज इट कुड बी। सेम बात यहाँ पर भी बोला। तो ये दोनों ही केस लॉ में एक ही बात बोल रहा है कि आदमी टैक्स के लॉ को इस तरीके से यूज करे कि उसका टैक्स कम से कम आए। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर वर्सेस फिशरी एग्जीक्यूटिव में बोला गया द हाईएस्ट इन अथॉरिटी हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड दैट सब्जेक्ट इज एंटाइटल्ड टू अरेंज हिज अफेयर्स एज नॉट टू अट्रैक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द क्राउन। सेम बात यहाँ बोला गया। तो तीनों केस लॉ एक ही बात कर रहे हैं। CIT वर्सेस रमन केस में बोला गया अवॉइडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी बाय सो अरेंजिंग कमर्शियल अफेयर्स। तुम अपने बिजनेस अफेयर्स को इस तरीके से अरेंज करो कि तुमको कम से कम टैक्स देना पड़े। यानी ये सब केस लॉज एक ही बात कर रहा है। ठीक है, इट इज ट्रू दैट टैक्स अवॉइडेंस इज एन, हाँ टैक्स को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, प्लानिंग करके कम कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, रूल को तोड़ नहीं सकते, लेकिन लीगल वे में तुम कर सकते हो रूल को फॉलो करते हुए। तो आनंद ये सब केस लॉज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं ये वाला पार्ट पढ़े थे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट के में डिफरेंस। बाकी लोग हाँ समझ में आया ये? हाँ सर। ठीक है, चलो आ जाओ अब आज के मेन टॉपिक के ऊपर। वेरी 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 टू द पावर इंफिनिटी इम्पोर्टेंट। ये चीजें आप जो पढ़ने जा रहे हो ये आएगा असली चीज जहां से प्रैक्टिकली कुछ पूछा जा सकता है। तो इंडिया में 2023-24 असेसमेंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए टैक्स का रेट्स क्या क्या है। तो पुराना टैक्स हम लोग बात किए थे। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या है सर? 5 लाख तक नील, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर वो 5 लाख से 10 लाख पे तो 1 लाख आ ही गया ना। इसके हिसाब से 20% निकाल के तो 1 लाख टैक्स आ रहा है। 5 लाख पे 20% प्लस 30% जो 10 लाख के ऊपर वाला वैल्यू बन रहा है उसके ऊपर। वैसे सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख 5%। अब 5 लाख से 10 लाख पे वो 3 लाख से 5 लाख जो 2 लाख बन रहा है, 2 लाख का 5% 10,000 प्लस 5 लाख के ऊपर जितना वैल्यू बन रहा है अप टू 10 लाख उस पर 20%। वैसे यहां तक जो टैक्स निकाले प्लस जो 10 लाख के ऊपर का वैल्यू बन रहा है उस पर 30%। सर नॉर्मल सिटीजन के लिए यही सारा रूल सेम है, बस पहला 2.5 लाख तक नील रखा। 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 12,500, जो ये 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% 12,500 बनता है, प्लस 5 लाख के ऊपर और 10 लाख तक जो फिगर बनता है उस पर 20%। अगर तुम्हारा इनकम 10 लाख क्रॉस कर रहा है तो ये 12,500 प्लस ये 5 लाख से 10 लाख पे 20% यानी 1 लाख और तो 1,12,500 प्लस 10 लाख के ऊपर जो वैल्यू बनता है उस पर 30%। ये स्लैब हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ठीक है। नहीं अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आई थिंक उस दिन डिस्कस किए थे, हल्का सा 87A का रिवेट। इस पे बात हुआ था अपना ऑफलाइन क्लास में। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। सर अगर कोई आदमी 5 लाख के इंडियन रेसिडेंट और इंडिविजुअल है,
पहला बात तो किसके लिए ये रूल है? जो इंडियन रेसिडेंट है, मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए रूल नहीं है। और अगर अदर देन इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल क्या बचा सर? सब कुछ ही तो बचा पर्सन का डेफिनेशन में। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, एलएलपी, कॉर्पोरेशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उन सबको छोड़ के मतलब सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए ये रिबेट है। क्या है रिबेट सर? अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख के नीचे है तो जितना तुम्हारा टैक्स बनता है या 12,500 विचेवर इज लोअर तक का तुमको गवर्नमेंट छूट दे देगा। मान लो मेरा इनकम 4,80,000 है, मेरा टैक्स कितना बनता है सर? पहला 2.5 लाख मिल, क्योंकि आप बिलो 60 ईयर हो। 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, 5% जो बनता है 2.5 लाख के ऊपर। और सॉरी 480 तक जाना था आपको, सॉरी 480 तक। 2.5 लाख से 480 कितना हुआ? 2,30,000। 11,500 का 2,30,000 का 5% 11,500। तो टैक्स अमाउंट इन दोनों को छोड़ के 11,500 ही आ रहे, नील और 11,500 और 12,500 विचेवर इज लोअर तुम्हारे लिए एग्जम्प्टेड है, उतना अमाउंट तक छूट है। सर एक आदमी का इनकम 5,02,000 है, उसको नहीं है ये रिबेट। 5 लाख तक जिसका इनकम है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कैसे बुद्धि लगाए, अगर कोई आदमी का एग्जैक्ट 5 लाख इनकम है तो 5 लाख तक अगर आदमी का इनकम है डॉट 5 लाख तो पहला 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, तो टोटल इनकम कितना आया? टोटल टैक्स 12,500। तो देखो 12,500 और 12,500 विचेवर इज लोअर, मतलब गवर्नमेंट चाहता यही था कि 5 लाख तक के इनकम पे आदमी को टैक्स ना देना पड़े, लेकिन उन्हीं को जिनका 5 लाख तक ही इनकम है। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर सबको ये कोई बोल सकता है सर यदि 5 लाख तक इंडिया में टैक्स नहीं है, तो कोई ये भी बोल सकता है सर डायरेक्ट 5 लाख तक नील बोल देता, क्यों ये 2.5 लाख और ये झमेला किया? बेटा जी इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि जिसका इनकम 5 लाख के ऊपर है उसको हमको ये छूट नहीं देने। अब कोई आदमी का इनकम अगर 5,02,000 भी आ रहा है तो सर उसको ये छूट नहीं है, तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट 5 लाख तक नील बोल देता तो फिर तो ये आदमी बच जाता ना, सिर्फ 2,000 पे टैक्स देता ये आदमी। गवर्नमेंट ये नहीं चाहता था। अच्छा ये जो आप निकाल रहे हैं इनकम, ये कौन सा जीटीआई की टोटल इनकम? क्या फर्क है जीटीआई और टोटल इनकम में? टोटल इनकम, हाँ जीटीआई और टोटल इनकम में क्या फर्क है? तो जीटीआई में सिर्फ हम लोग हेड ऑफ इनकम को ऐड करते हैं। हाँ जीटीआई में 5 हेड ऑफ इनकम ऐड हो रहा है खाली, और टोटल इनकम में डिडक्शन को माइनस करो। हाँ तो सर गवर्नमेंट बोलता है टोटल इनकम देखो 5 लाख क्रॉस कर रहा है कि नहीं। मतलब अगर मेरा इनकम 5,20,000 भी आ रहा है और हम एक 30,000 का LIC पॉलिसी ले लें तो हमको डिडक्शन मिलेगा। मेरा इनकम कितना हो जाएगा? 490, तो मेरे को ये रिबेट मिलेगा। तो मेरा जीटीआई नहीं देखा जा रहा है, मेरा टीआई देखा जा रहा है ये रिबेट मिलने के लिए। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? कोई का डाउट है, कोई का क्वेश्चन है? चलो अब आओ सर ये वाला सम क्या करवा रहा है? देखो वही करा रहा है, एक आदमी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट भी है, उसका इनकम 4,90,000 है, तो 4,90,000 पे टैक्स निकालेंगे, 2.5 लाख तक मिल, 2.5 लाख से 490 मतलब 240 का 5% मतलब 12,000, तो रिबेट मिल जाएगा। टैक्स अमाउंट और 12.5 विचेवर इज ओवर, मतलब पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा, इस आदमी को टैक्स नहीं देना। वही एक सेकंड केस, एक आदमी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, उसका इनकम 5,12,000 है, तो सर उसका 14,900 टैक्स बनता है, रिबेट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 5 लाख का इनकम एक्सीड कर रहा है, तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा 14,900 प्लस इस पे 4% सेस और देना पड़ेगा सर। एक सीनियर सिटीजन है, उसका इनकम है 4,25,000, सर रिबेट में सीनियर और नॉन सीनियर कुछ नहीं देखते,
रिबेट मिलेगा अगर 5 लाख के नीचे इनकम है तो इनका इनकम आया, टैक्स आया 6 लाख 6,250, क्योंकि इसको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, बाकी बच गया 2,25,000 में 5%, तो सर उसको पूरा रिबेट मिल जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना। वही एक सीनियर सिटीजन, इसका इनकम 540 है तो देखो इसको कोई रिबेट नहीं मिला, पूरा 5 लाख चली जाए, यानी 3 लाख तक नील, 3 लाख से 540 यानी 3 लाख से 5 लाख यानी 3 लाख से 5 लाख कितना हुआ 12,000, और बचा हुआ और 40,000 पे 20%, 40,000 का 20%, कुछ गलती हुआ बोलने में, 3 लाख से 5 लाख यानी 2 लाख, 2 लाख का 5% यानी 10,000, और फिर बचा हुआ 40,000 का 20% और कितना होगा 40,000 का 20%, 40,000 का 10% 4,000, तो 20% 8,000, तो पुराना 10 और ये 8, 18,000 का टैक्स बनता है, पूरा ही देना पड़ेगा। तो यानी सर ये नहीं है कि सीनियर सिटीजन ज्यादा का रिबेट देंगे, अगर एक इंडिविजुअल और नॉन रेसिडेंट है सर कोई छूट नहीं है, कोई रिबेट नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल वो भी रेसिडेंट को ये छूट है खाली, और वैसे अगर एचयूएफ है रेसिडेंट ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंडिविजुअल को ही छूट है, तो एचयूएफ हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, कोई हो, किसी को ये छूट नहीं मिलेगा। तो पॉइंट क्लियर। सर सेस क्या है? सेस होता है गवर्नमेंट को तुमको 3% देना पड़ता है एजुकेशन के लिए और 1% देना पड़ता है हेल्थ के लिए। गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटी देश में मेंटेन कर रहा है ना, स्कूलों में कम दाम में पढ़ाई, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम फीस में पढ़ाई होता है, लेकिन खर्चा तो लग रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है जो लोग टैक्स पेयर है, मान लो तुम्हारा टैक्स आया 18,000, तो अब 18,000 का 3% दे पढ़ाई लिखाई के लिए और 1% तुम और दे हेल्थ सेक्टर को मेंटेन करने के लिए, तो गवर्नमेंट तुमसे 4% एक्स्ट्रा चार्ज लेता है टैक्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके में यानी अपने अब तक क्या पढ़े सर, टैक्स निकलता है, उसके ऊपर सेस ऐड होता है और वो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी बनता है मेरा, यही पढ़े। लेकिन सर बीच में एक चीज और घुस सकता है, एक चीज और गवर्नमेंट में से लेगा, वो है सरचार्ज। लेकिन कब लेगा सरचार्ज, जब मेरा इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रहा हो। अगर मेरा इनकम 50 लाख से कम है तो मेरा सरचार्ज 0 है। तो टैक्स में सरचार्ज जुड़ता है, टैक्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। मान लो मेरा टैक्स आया 18,000, मान लो मेरे पे सरचार्ज लग रहा है 10%, तो 18,000 का 10% 1,800, तो ये आ गया 19,800। अब 19,800 का 4% कैलकुलेट होगा सेस, और वो ऐड हो गया, टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगा। तो टैक्स पे पहले सरचार्ज लगता है, सरचार्ज ऐड होने के बाद जो फिगर आता है उस पर एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आता है। लेकिन सरचार्ज उनको 0 हो जाता है जिनका इनकम 50 लाख के नीचे है। तो अगर तुम 50 लाख तक तुम्हारा टोटल इनकम है टीआई, तो तुमको सरचार्ज नील है। लेकिन अगर तुम्हारा टीआई 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है, तो तुमको 10% सरचार्ज लगेगा ऑन टैक्स। ये इनकम पे नहीं, टैक्स पे कैलकुलेट होता है। वैसे अगर 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ के भी ऊपर कमाते हो तो 37% सरचार्ज लगेगा। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे कैच है, यहाँ देखो दोनों में एक स्टार मार्क मारा है गवर्नमेंट, देख रहे हो, पहला दोनों में स्टार नहीं है, 10% वाला में 15% वाला में कोई स्टार मार्क नहीं मारा है, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर वालों पे एक स्टार मार्क लगा रखा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड एनी अदर इनकम अंडर 11A, 112A, ये सब हो गया कैपिटल गेन का इनकम। 111 ये हो गया शेयर मार्केट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112 हो गया शेयर मार्केट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112A हो गया अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कुल मिला के समझे सर कैपिटल गेन। तो अगर तुम्हारा कोई डिविडेंड से कमाई है, कोई कैपिटल गेन से कमाई है, तो सरचार्ज अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन दैट पार्ट ऑफ इनकम शैल नॉट एक्सीड 15%। मान लो मेरा कमाई आ रहा है, एक फिगर लेते हैं, मेरा कमाई आ रहा है 55 लाख रुपया,
मेरा कमाई है नहीं 55 लाख नहीं, 55 लाख तक तो ये रूल ही नहीं है। मेरा कमाई आ रहा है 2 करोड़ 50 लाख, मेरा कमाई आ रहा है 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलता है ये 2 करोड़ 50 लाख में मान लो हम बोल रहे हैं मेरा 30 लाख का जो कमाई है वो है कैपिटल गेन से या डिविडेंड से, बाकी मेरा 2 करोड़ 30 लाख अदर कमाई है, मेरा कैपिटल गेन और डिविडेंड को छोड़ के, मतलब बाकी हेड ऑफ इनकम से। तो गवर्नमेंट बोलता है इस पे टैक्स कैलकुलेट करो, सरचार्ज जो है ना वो 15% से ऊपर नहीं होगा इस पे कभी भी। मतलब इस टाइप का कमाई से जो तुम्हारा इनकम आ रहा है, अगर तुम 2 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो और इस टाइप का कमाई से डिविडेंड या कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई सा भी हो, उससे तुम्हारा कोई कमाई आ रहा है तो उस पर सरचार्ज लगेगा 15% ही, उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता। बाकी ये रूल तो ठीक ही है कि 0, 10, 15, 25, 37। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ सर। मतलब सर सीधा बात है, कैपिटल गेन डिविडेंड पे सरचार्ज मैक्सिमम 15% हो सकता है, बाकी सरचार्ज का स्लैब हमको याद होना चाहिए। 50 लाख तक निल, फिर देखो 50 लाख करके 50 लाख से इनकम बढ़ा, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, अब 5 करोड़ से ऊपर। और रेट कैसे याद होगा? 0, 10, 15, 25, 37। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। और ये किन लोगों का बात हो रहा है जिनको रिबेट मिलता है, मतलब इंडिविजुअल रेसिडेंट के बारे में ये रूल है। तो सर बाकियों के लिए सरचार्ज का रेट अलग है बिल्कुल। अब एक बहुत बड़ा काम का टॉपिक जो बहुत लोगों को बुरी तरीके से कंफ्यूज करता है और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला एक टॉपिक जो स्टूडेंट को लगता है यार पता नहीं क्या है। देखो गवर्नमेंट बोलता है जो लोग 50 लाख के ऊपर कमा रहे हैं उन लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है ना टैक्स। दिख रहा होगा सर, एक तो टैक्स का रेट हाईएस्ट वाला चला जा रहा है 30%, और उसके अलावा आप सरचार्ज वगैरह लगा दे रहे हैं, फिर एजुकेशन सेस लग जाएगा, बेचारा टैक्स ही देता रह जाएगा। पॉइंट। तो गवर्नमेंट बोला रुको थोड़ा रिलीफ हमको देना चाहिए। क्या रिलीफ? उस रिलीफ का नाम रखा मार्जिनल रिलीफ। तो ये किन लोगों को मिलेगा? जिनका इनकम पे सरचार्ज लग रहा है, जिनका इनकम पे सरचार्ज लग रहा है उन लोगों को ये रिलीफ दिया जाएगा। सर क्या है ये रिलीफ? तो देखो दो सब में समझते हैं, एग्जाम्पल में, और फिर लास्ट में समरी में बोलेंगे। अब देखो एक आदमी है जिसका एज 52 साल है, उसका टोटल इनकम केस 1 बोल रहा है 49,90,000 है, 50 लाख से कम। केस 2 एक आदमी का इनकम है 50,10,000 और एक आदमी का इनकम है 60 लाख। 3 आदमी है 52 साल के। तो सर केस 1 इनकम कितना है? 50 लाख से कम। चलिए निकालिए टैक्स। पहला 2.5 लाख तक नील, इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, जो बचा हुआ 2.5 लाख है उस पर 5% 12,500। 5 लाख से 10 लाख, बचा हुआ 5 लाख उस पर 20% 1 लाख। और कितना बच गया सर? 49,90,000 उसका इनकम है। कितना माइनस हो गया उसमें से? 10 लाख निकल गया, बचा और कितना? 39,90,000। उस पे 30% कितना आएगा? $39,90,000 का 30%। कैलकुलेटर लेकर बैठा करो। 11,97,000। 11,97,000। तो टोटल मिला के उसका टैक्स कितना बन रहा है? 13,09,500। रिबेट तो मिलेगा नहीं बंदे को क्योंकि 5 लाख से बहुत ज्यादा उसका इनकम है, तो रिबेट नील।
तो उसका टैक्स लायबिलिटी बनता है 13,09,500 ही। क्या उसको सरचार्ज देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो 50 लाख के नीचे है, तो उसको सरचार्ज नील। अब जो बच गया उस पर 4% एजुकेशन सेस और जोड़े और गवर्नमेंट को जमा कर दे। 13,09,500 का 4% निकालो, about 52,380। 52,380 का वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देगा, कुल मिला के वो सरकार को देगा 13,09,500 प्लस 52,380, 13,61,880, 13,61,880। इतना रुपया वो गवर्नमेंट को जमा करेगा। सही बात? हाँ सर। चलो ठीक है। अब आ जाओ मिस्टर बी पे। सर मिस्टर बी का इनकम है 50,10,000, केस 2 50,10,000। तो पहला 2.5 लाख तक मिल, सब कुछ सेम चल रहा है। 2.5 लाख पे बचा हुआ, 2.5 लाख पे 5% 12.5, 5 लाख से 10 लाख पे 20% 1 लाख, बच गया कितना उसका और इनकम? सर 50,10,000 में से 10 लाख गया, 40,10,000, 40,10,000 का 30%, जो कि आएगा 12,03,000। उसका टैक्स बनता है 13,15,500। सही बात? रिबेट मिलेगा नहीं, तो 13,15,500 का टैक्स बना, सरचार्ज लग गया 1,31,550 का। ठीक बात? अब आएगा रिलीफ का बात, क्योंकि ये रिलीफ के हकदार में आता है। 50 लाख पार कर रहा है। सर रिलीफ है क्या, वो तो बताइए। किसी को आइडिया है रिलीफ है क्या? मार्जिनल रिलीफ? नो वन? बेटा जी एक चीज गौर कर रहे हो, ये बंदा 50 लाख से कितना इनकम एक्सीड किया? 10,000। 10,000 का इनकम पार किया। अगर ये 50 लाख तक होता तो इसको कोई सरचार्ज नहीं लगता। ठीक बात? अगर ये बंदा 50,000 तक होता इसको कोई सरचार्ज नहीं लगता 50 लाख तक। लेकिन 10,000 का इनकम बढ़ने के कारण इसका टैक्स बढ़ गया 1,31,550 से। क्या ये इसके साथ ज्यादती नहीं हो रहा है? 10,000 रुपया बेसी कमाया, जिसके कारण 1,31,000 का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। सर वो सोच रहा होगा हम क्यों कमाया 10,000। सोचो सोचो, एक इनकम टैक्स पेयर की तरह सोचो। उन लोगों को मालूम है कमाते हैं। एक इनकम टैक्स पेयर की तरह सोचो। लग रहा है ना अंदर से झटका। सर हम 10,000 रुपया बेसी कमाए तो सरकार मेरे से 1,31,000 टैक्स ले लिया। गवर्नमेंट भी बोला हाँ भैया बात तो गलत हो रहा है। तो एक काम करो, तुम सिर्फ ये 10,000 एक्स्ट्रा जमा कर दो। खाली ये जो एक्स्ट्रा कमाए हो केवल यही दे दो, वो 1,31,000 तुमको नहीं लगे। मतलब अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम जो है वो सरचार्ज को क्रॉस कर रहा है, अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम जो है वो सरचार्ज को क्रॉस कर रहा है, तो भैया जितना एक्स्ट्रा इनकम कमाए हो केवल वही गवर्नमेंट को देना, वो पूरा एक्स्ट्रा सरचार्ज जमा मत करना। बात क्लियर है? यही है मार्जिनल रिलीफ। तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम अगर सरचार्ज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है सर, तो फिर रेट क्यों बनाए? भैया? रेट उनके लिए, अब जिसका अगला इनकम आ रहा है 60 लाख, वो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है 50 लाख से? ये लो अगला वाला जो आदमी है वो कितना कमा रहा है? 60 लाख। 10 लाख। 10 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है। उसका सरचार्ज कितना आ रहा है? 1,61,250। उसको रिलीफ नहीं मिली। ठीक है? हाँ सर। क्लियर है?
सर। हाँ सर। नहीं, एक मिनट, पूरा सरचार्ज माफ नहीं होगा। सॉरी, ब्लंडर होता है इसका। इनकम टैक्स आ रहा था 40% माफ होता है। हाँ, 70% सरचार्ज उसको देना पड़ेगा, बाकी माफ हो जाएगा। जितना उसका एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है ना, एक्स्ट्रा इनकम नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। रुको, पहले क्या करेंगे, सरचार्ज कैलकुलेट कर लिए। 1,31,550 आ रहा है इस आदमी का, मिस्टर बी का। माइनस करने बोला इनकम माइनस 50 लाख। इनकम कितना है इस आदमी का? 50,10,000। 50,10,000। तो 50,10,000 माइनस 50 लाख कितना आया? 10,000। 10,000 आया ना। 50,10,000 माइनस 50 लाख, 10,000 आया। 10,000 का 70%। हाँ तो तुम जितना सरचार्ज निकाले हो या जो एक्स्ट्रा इनकम उसका 70%, विच एवर इज लोअर, तुमको सरचार्ज देना पड़ेगा। देखो इस आदमी का क्या आ रहा है, ये 10,000 का 70% कितना आएगा? 7,000। तो 7,000 और 1,31,550 दोनों में लोअर कौन? दोनों में लोअर कौन? 7,000। हाँ, तो 7,000 उसको सरचार्ज लगेगा। लेकिन यही मिस्टर बी में देखो, मिस्टर बी का इनकम कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1,61,250 का सरचार्ज आ रहा था ना मिस्टर सी का। 1,61,250 मिस्टर सी का सरचार्ज आ रहा है। ठीक है, हाँ अब वही करो। 1,62,000 माइनस 70% ऑफ, माइनस कुछ नहीं है, एक्चुअली कंपैरिजन है। 70% ऑफ 60 लाख माइनस 50 लाख कितना आएगा? 10 लाख का 70%। 10 लाख का 70% कितना होगा? 7 लाख, है ना। हाँ 7 लाख और 1,61,000 में कौन छोटा? 1,61,000। 1,61,000। तो 1,61,000 उसको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, 1,61,000 उसको सरचार्ज देना पड़ेगा, मतलब इसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बात क्लियर? हाँ अब तुमको यहाँ पे टैक्स योर सेल्फ करने बोला। एक आदमी का इनकम 2,40 है तो निकाल के देखो। 3,40, 4,50, 8,70, 12,20, 61,57,000, 1,41,, 1,41,50,000। तो ये सबका टैक्स कैलकुलेट करना, आंसर दिया हुआ है, चेक करेंगे अगर तुम्हारा रॉन्ग होता है। ये घर का होमवर्क है कि एक आदमी है, इसका अगर ये सब में से अलग अलग केसेस होता तो हर एक केस में उसका टैक्स कितना आता। ठीक, ये क्लियर है सबको कि किसी का डाउट है? दोबारा बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर ये सरचार्ज किन के लिए था? इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए। तो सर बाकी लोगों के लिए क्या होगा? बाकी लोगों के लिए कोई ऐसे स्लैब नहीं बनाया, खाली कंपनी में स्लैब और इंडिविजुअल के लिए स्लैब है। बाकी के लिए क्या बोला? अगर पार्टनरशिप फॉर्म हो या एलएलपी हो तो उन पर टैक्स रेट क्या है? सीधा सीधी 30%। उनको कोई इनकम टैक्स का स्लैब नहीं लगता। वो स्लैब किसके लिए है? खाली इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए, सॉरी इंडिविजुअल के लिए। बाकियों के लिए फ्लैट टैक्स रेट है। तो देखो पार्टनरशिप और एलएलपी में सीधा सीधी कितना टैक्स लगता है? उसका जो नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट का क्या करता है वो? पीएल अप्रूव बनाता है। वो नेट प्रॉफिट को पार्टनर में बांट देता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, सैलरी के नाम पे, कमीशन के नाम पे, और बचा हुआ नेट प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड कर देता है। ठीक बात? हाँ तो ये जो उसका नेट प्रॉफिट आया ना, नेट प्रॉफिट, पीएल बना के नेट प्रॉफिट, पीएल अप्रूव बना के नहीं, पीएल बना के नेट प्रॉफिट, उस पर सीधा सीधी कितना टैक्स देना पड़ जाएगा उसको? 30%। इसीलिए पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलता है ना, उस पर पार्टनर को टैक्स देना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म टैक्स दे चुका होता है।
ठीक है। तो सर उसका सरचार्ज क्या है सर? 1 करोड़ के नीचे है तो नील, और 1 करोड़ के ऊपर है तो सीधा सीधी 12%, बात खत्म। मतलब इनके लिए कोई स्लैब कंसेप्ट नहीं है सरचार्ज का। तो पार्टनरशिप बिजनेस या एलएलपी के लिए न तो टैक्स का स्लैब रेट है न सरचार्ज का स्लैब रेट है। टैक्स भी फ्लैट 30% है और सरचार्ज भी 1 करोड़ के नीचे नील है, 1 करोड़ के ऊपर 12% है। ठीक है। 30% कितना इनकम होगा भाई? नेट प्रॉफिट का 30%। नेट प्रॉफिट का अगर 2 रुपया भी कमा रहा है ना, नेट प्रॉफिट अगर 2 रुपया भी है तो 2 रुपया का 30% लगेगा, और अगर 2 करोड़ भी है तो 2 करोड़ का भी 30% लगेगा। स्लैब नहीं है यहाँ पे। तुम वो ढूंढ रहे हो ना कि 2.5 लाख तक नहीं लिया, वो सब वो यहाँ नहीं है। वो सिर्फ इंडिविजुअल इंसान के लिए है। और हेल्थ एंड एजुकेशन तो सबके लिए है सर 4%। वैसे ही कंपनी के लिए, अगर तुम डोमेस्टिक कंपनी है और तुम्हारा टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल। ठीक है। वो अगर 400 करोड़ से कम है तो 25% टैक्स, अगर अदर कोई केस है तो 30% टैक्स। तो कंपनी में भी टैक्स का कोई स्लैब नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी को बोला 400 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो 25% टैक्स, और अगर कोई अदर केस है 400 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है मतलब तो 30% टैक्स। ठीक। और अगर तुम फॉरेन कंपनी है तो सीधा सीधी 40% टैक्स। लेकिन सरचार्ज का यहाँ पे स्लैब है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 10 करोड़ के नीचे 12% सरचार्ज है, सॉरी 10 करोड़ के ऊपर। 1 करोड़ से 10 करोड़ वालों के लिए 7% सरचार्ज है और 1 करोड़ के नीचे नील है। और यही अगर तुम फॉरेन कंपनी है तो 1 करोड़ के नीचे नील है, 1 करोड़ से 10 करोड़ पे 2% सरचार्ज है, 10 करोड़ के ऊपर 5% सरचार्ज है। सर फॉरेन कंपनी पे इतना मेहरबानी क्यों? डोमेस्टिक कंपनी को 10 करोड़ के ऊपर इनकम होने पे 12% सरचार्ज लग रहा है, लेकिन फॉरेन कंपनी को खाली 5%। सर ये मेहरबानी क्यों? अरे बेटा जी ऑलरेडी तो टैक्स भयानक ले लिया। हाँ टैक्स ज्यादा है इसके ऊपर। हाँ ऑलरेडी 40% तो टैक्स ले लिया 30 की जगह। डोमेस्टिक कंपनी को तो 25 और 30% ही टैक्स देना पड़ रहा है। फॉरेन कंपनी को तो हर हाल में 40% टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये 40% ऑलरेडी 10% तो बढ़ चुका है। अब उसके ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट होगा तो ऑलरेडी बहुत फिगर आ जाएगा सर, इसलिए थोड़ा सा रेट को कम रखिए। ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। सर डोमेस्टिक कंपनी को कब सरचार्ज नहीं लगेगा? 1 करोड़ के नीचे, और सब फॉरेन कंपनी को भी 1 करोड़ के नीचे। तो यानी पार्टनरशिप फॉर्म हो या कंपनी, 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं है, और इंडिविजुअल पे 50 लाख तक सरचार्ज नहीं है। ठीक बात। बाकी हेल्थ ये 4% का सेस तो सबके ऊपर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये वाला पार्ट पे आपको एमसीक्यू दे सकता है, आपको लंबा थोड़ा सम नहीं देगा तो सो डोंट वरी। अब आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसपे आपका एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का छपा हुआ है, 5 मार्क्स आपके पेपर में छपा हुआ है। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। सर यहाँ क्या पढ़ने वाले हम लोग? बेटा जी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले एक आदमी इंडियन रेसिडेंट है कि नहीं, एक आदमी इंडियन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। और अगर वो आदमी इंडियन रेसिडेंट साबित हो गया तो फिर पढ़ेंगे वो आदमी पक्का इंडियन है कि कच्चा इंडियन। ये मेरा लैंग्वेज है, पकड़ना, चैप्टर में जिंदगी आसान रहेगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऐसे लगता है ऑर्डिनरी मतलब सिंपल और नॉट ऑर्डिनरी मतलब स्पेशल। ना बेटा जी उल्टा है, ऑर्डिनरी मतलब स्पेशल है, यहाँ पे पक्का इंडियन। और ये पक्का इंडियन वर्ड याद रखना, बहुत काम आएगा। और ये कच्चा इंडियन है।
मतलब इंडियन तो है लेकिन कच्चा इंडियन है, और ये तो इंडियन है ही नहीं, नॉन रेसिडेंट। इंडियन है सर, इंडियन रेसिडेंट नहीं है। सिटीजन तो हो ही सकता है। अगेन फिर वही बात बोलेंगे, कंफ्यूज मत करना खुद को। ओ नॉन रेसिडेंट है मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आदमी सिटीजन हो या नहीं हो, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल ये देख रहा तुम इंडिया में रह रहा था पिछले साल कि नहीं रह रहा था, और रह रहा था तो कितने दिन रह रहा था। तो भैया जो दो कंडीशन है एक आदमी को रेसिडेंट साबित होने के लिए, और दोनों के बीच में और है, और माने दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करो तो तुम इंडियन हो जाओगे, तुम रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाओगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करो तो तुम रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाओगे। सर क्या कंडीशन है? 182 days stays in India in previous year। अपना असेसमेंट ईयर 23-24 है, अपना प्रीवियस ईयर क्या है 22-23। तो क्या तुम 22-23 में 182 दिन या उससे ज्यादा 182 और मोर देन 182, मतलब 182 होने से भी तुम रेसिडेंट हो जाओगे, और 182 से ज्यादा हो तो रेसिडेंट हो ही जाओगे। पॉइंट क्लियर? प्रैक्टिकल सम करेंगे इसके ऊपर, डोंट वरी, लेकिन पॉइंट क्लियर है। हाँ वैसे सर सेकंड कंडीशन क्या है? सर अब पिछले साल प्रीवियस ईयर में मतलब 182 तो नहीं रहा, बट क्या मोर देन 60 रहे थे? अगर ये 60 और मोर देन 60 रहे एंड प्रीवियस ईयर के 4 प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, चार प्रीवियस ईयर के 4 जो पिछले साल है, चार पिछले साल, उनमें मिला के 365 दिन रहे थे क्या इंडिया? मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में 60 दिन या उससे ज्यादा रहे हो, और 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19, ये हो गए ना 4 ईयर, पिछले ईयर के 4 पिछले ईयर, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, उनमें मिला के 365 दिन इंडिया में रहे हो क्या? अगर हाँ तो तुम इंडियन रेसिडेंट हो। मतलब इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, या तो भी 182 दिन ही रह जाओ, तो फिर पिछले 7 साल और देखने का दरकार नहीं है। प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह जाओ तो हमको और पिछले 4 साल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में तुम इंडिया में 182 से कम रहे हो लेकिन 60 से ज्यादा रहे हो, और उसके पिछले 4 साल मिला के 365 दिन भी अगर इंडिया में रहे हो, तो भी तुम इंडियन रेसिडेंट हो। 2 कंडीशन क्लियर है, या तो पिछले साल 182 डेज रह जाओ, या पिछले साल 60 दिन, और पिछले के जो 4 पिछले साल है वो मिला के 365 दिन। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, तुम पक्का इंडियन हो जाओगे। तो सेकंड वाला में 2 कंडीशन है, सेकंड कैटेगरी में 2 कंडीशन है, 60 दिन एंड 365 दिन, और ये पहला वाला में एक ही कंडीशन है, पिछले साल में 182 बस। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। किसी का कोई क्वेरी, कोई डाउट है इस टॉपिक के ऊपर? कुछ बोलने को है? कोई का कुछ नहीं है, चलो सर। ऐसा ही, हाँ बोलो। नहीं, मतलब यही स्पेसिफिक क्यों किया गया? मतलब ये 4 साल बेटा 182 इसलिए बोला, 182 इसलिए बोला क्योंकि 365 का लगभग आधा क्या होता है?
बोलो 360 का आधा 180, हाँ 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 5 का आधा 2.5, तो 180 प्लस 2.5 182.5। अब 0.5 डे तो कोई नाप नहीं सकता ना, हम घड़ी देख के नापना चालू करें क्या? गौरव इंडिया कितना बजे छोड़ के भागा था? गौरव का फ्लाइट इंडिया का धरती से कितना बजे हवा में उठा था? नहीं ना? नहीं वो तो समझ नहीं। हाँ, तो इसीलिए 182 नहीं। को पकड़ लिया। तो पहला आंसर तो मिला कि 182 कहां से आया? हाँ हाँ अब 180 का आधा लगभग 180 का 365 का 1/4, हाँ 60। तो 60 दिन। और लेकिन सिर्फ 60 दिन नहीं रखा, बोला साल में 365 दिन होता है, तो पिछले 60 साल मिला के 365 रह जाओ कम से कम। गवर्नमेंट ना एक बात ध्यान में रख लेना, गवर्नमेंट में तुमको स्कोप देना चाहता है कि तुम नॉन रेसिडेंट साबित अगर हो जाओ तो टैक्स कम देना पड़े तुमको इंडिया में, क्योंकि हर एनआरआई को इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेबल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि वो अपने देश में भी टैक्स दे रहा होगा जहां पे वो कमा रहा है। तुम इंडिया में अगर मेजोरिटी ऑफ टाइम इंडिया में बिताए हो और इंडिया में कमाए हो तो भैया इंडियन गवर्नमेंट तुमको छोड़ेगा नहीं। तुम चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे गौरव, चाहे नीरज। पॉइंट क्लियर? इसीलिए गवर्नमेंट इंडिया ये कंडीशंस रखता। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर 3 ऐसे लोग हैं, आई रिपीट 3 ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सेकंड वाला कंडीशन नहीं है, सिर्फ पहला वाला साबित करो तो इंडियन हो, इंडियन रेसिडेंट हो, नहीं तो इंडियन रेसिडेंट नहीं हो। मेरा पॉइंट क्लियर है? वो कौन 3 लोग हैं अभी हम बताएगा। 3 ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारे लिए कंडीशन नंबर 1 है केवल रेसिडेंट साबित होने के लिए, मतलब 182 वाला है खाली, 60 प्लस 365 तुम्हारे लिए नहीं है। सर कौन 3 लोग हैं वो लोग? पहला बात, तुम एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गए हो। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर इंडिया से बाहर गए हो तो तुम्हारे लिए कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 नहीं है। अगर तुम इंडियन क्रू के मेंबर हो, इंडियन शिप होता है ना, इंडियन शिप, उस क्रू के तुम मेंबर हो, इंडियन क्रू के तुम मेंबर हो और शिप के साथ आते जाते रहते हो, तो तुम्हारे लिए कंडीशन 1 है केवल, कंडीशन 2 नहीं है। और अगर तुम इंडियन ओरिजिन के आदमी हो और इंडिया विजिट करने के लिए आए हो, एंड केम टू इंडिया फॉर विजिट। अब ये इंडियन ओरिजिन क्या होता है बेटा? एनीवन? तुम इंडियन मतलब उनका फैमिली में से कोई अगर इंडियन हो, फैमिली मतलब इंडिया कौन से हो, फैमिली मतलब कौन? मतलब ब्लड रिलेटेड। अबे ब्लड रिलेटेड में तो मेरे परदादा के परदादा के परदादा, मतलब मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी भी इंडियन थे, और अब हम फॉरेन में पैदा हुआ वही पला बड़ा। तो बोलो, कुछ बोल रहे हो? बोलो बोलो। एंग्लो इंडियन सर। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? डिफाइन एंग्लो इंडियन। सर जी कुछ नहीं, आपका पेरेंट या आपके ग्रैंड पेरेंट, बस यहीं तक, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट। अगर इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 1947 के पहले ना, हाँ हमारे इंडिया का बंटवारा कब हुआ था? 14 अगस्त 1947, ठीक बात? हाँ तो तुम अगर उसके पहले तुम्हारे पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हैं तो तुम इंडियन ओरिजिन के आदमी हो। अब तुम उसके बाद हो सकता है ना वो इंडिया छोड़ के चले गए। मान लो मेरे दादाजी आजाद भारत ये अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, उसके बाद 1963 में वो इंडिया छोड़ के चले गए, हम पैदा हुआ 1985 में,
हम कहाँ पैदा हुआ? मान लो मेरे दादाजी यूएसए चले गए थे पूरा फैमिली को लेके, या मेरे पापा यूएसए चले गए थे पूरा फैमिली को लेके। हम तो यूएसए में पैदा हुआ, हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाए। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है सबको? अब हम आया इंडिया घूमने। हम प्रीवियस ईयर 22-23 में इंडिया घूमने आए, तो मेरे लिए रेसिडेंट साबित होने के लिए कौन सा कंडीशन होगा? केवल फर्स्ट वाला, 182 वाला। देखो 182 वाला साबित करना टफ है ना बेटा। बेटा इन तीनों में से कोई भी पर्पस के लिए अगर कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है या इंडिया में आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के गए, इंडियन क्रू का मेंबर या इंडियन ओरिजिन का आदमी, क्या 6-6 महीने आके इंडिया में रहेगा क्या? सोचो जरा, तेरा जॉब लगा है यूएसए में, तुम क्या 6 महीने इंडिया में रहेगा क्या? कोई नौकरी वाला इतना अलाउ करेगा क्या? तुम यूएसए में जॉब लगा है, बोलेगा जाओ 6 महीने इंडिया घूम के आओ, मतलब तुमको क्या फोकड़ा सैलरी देगा? नहीं ना। तो 182 साबित होना बहुत मुश्किल है। 182 साबित होना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट भी चाहता था तुम्हारा इंडियन साबित होना मुश्किल हो, क्योंकि तुम इजीली इंडियन साबित हो गए तो हर हाल में तुमको इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट वो नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता तुम यूएसए में कमा रहे, वहां तो तुम्हारा टैक्स कट ही रहा होगा। लेकिन सर अगर हम रह गए इंडिया में तो हमको वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो फिर गवर्नमेंट बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते। तुम इंडिया में 182 दिन के ऊपर रह गए तो भैया कहीं भी कमाई किया हो टैक्स इंडिया में चुपचाप दे दे। सर वहां भी लग गया टैक्स, वो देखा जाएगा। बात क्लियर है मेरा? तुम इंडियन क्रू का मेंबर है, शिप इंडिया में आता और जाता है, तो ऑब्वियस बात है शिप 6 महीने तो इंडिया में खड़ा नहीं रहेगा ना। शिप कमाएगा क्या अगर वो इंडिया में खड़ा रहेगा? तो तुम क्रू का मेंबर है, आता जाता रहता है, 6 महीने से कम इंडिया में रहा है तो सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर तो रेसिडेंट है, नहीं तो नहीं है। और सेकंड वाला भी साबित होना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तुम इंडियन ओरिजिन का आदमी है, यूएसए में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, अब इंडिया घूमने आया तो ऑब्वियस बात है 6 महीने तो इंडिया घूमने के लिए रह नहीं जाएगा तू। और रह गया तो फिर भैया अगर यहाँ कमाया तो टैक्स दे देना, नहीं रहा तो ठीक है। तुम्हारे लिए केवल सेकंड वाला कंडीशन है, तुम तीनों के लिए। सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो भी तुम इंडियन हो, फिर तो टैक्स दो इंडिया में। सॉरी, सेकंड वाला कंडीशन तुम्हारे लिए नहीं है। सॉरी, सेकंड वाला कंडीशन तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब वो साबित हो भी गया तो भी तुम रेसिडेंट नहीं होगे। अरे कोई भी आदमी इंडिया में 60 दिन तो रह ही जाएगा ना। अगर तुम फॉरेन जॉब भी करे तो तुम 60 दिन तो इंडिया में रह ही जाएगा। 2 महीने अगर छुट्टी लेके आएगा उतना महंगा ट्रिप पे जब वापस आ रहे तो तुम्हारे लिए इसीलिए सेकंड वाला कंडीशन गवर्नमेंट रखा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तुमसे हर हाल में इंडिया में टैक्स लेना नहीं चाहता। तो तुम्हारे लिए ऑलवेज केवल फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए 182 से ऊपर तुम रह जाओ प्रीवियस ईयर में इंडिया तो टैक्स दे दो, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते भैया, फिर वो तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। बात क्लियर? हाँ। तो 2 कंडीशन क्लियर और 3 के लिए कंडीशन नहीं है, वो भी क्लियर। तो ये देख लो, एक आदमी रेसिडेंट ऑफ इंडिया साबित होगा या नॉन रेसिडेंट साबित होगा। अब रेसिडेंट साबित हो गया तो क्या होगा? पक्का इंडियन या कच्चा इंडियन, ऑर्डिनरी इंडियन या नॉट ऑर्डिनरी इंडियन। अभी हम लोग इंडिविजुअल के लिए पढ़ रहे हैं पूरा रूल, HUF कंपनी का बात हम नहीं छेड़े। अब एक आदमी पक्का इंडियन कैसे साबित होगा? तो 2 कंडीशन है और दोनों के बीच में एंड होने का मतलब क्या होता है? दोनों साबित करना पड़ेगा। ऊपर क्या था दोनों कंडीशन के बीच में? और होने का मतलब कोई एक साबित करो इंडियन हो जाओ। लेकिन अब यहां दोनों के बीच में क्या है? एंड का मतलब सर दोनों साबित कीजिए। अगर आप दोनों साबित करेंगे तो आप पक्के इंडियन है, ऑर्डिनरी इंडियन है, नहीं तो नहीं। मेरा बात क्लियर? हम कंडीशन बोलने जा रहे हैं। प्रीवियस के 10 प्रीवियस ईयर में अगर कोई 2 इयर्स तुम रेसिडेंट साबित हुए, प्रीवियस के 10 यानी 22-23 के नहीं, 22-23 का नहीं बात कर हम लोग, 22-23 के पहले जो 10 साल है
उनमें से कोई 2 साल अगर तुम रेसिडेंट साबित हुए एंड पिछले 7 साल में, वही पिछले भी नहीं, मतलब प्रीवियस नहीं, प्रीवियस के साथ प्रीवियस ईयर्स में, मतलब 7 प्रीसीडिंग ईयर्स टू द प्रीवियस ईयर में अगर 730 दिन इंडिया में रहे तो पिछले साल के 10 पिछले साल में से कोई 2 साल अगर तुम रेसिडेंट साबित हो रहे हो, रेसिडेंट साबित कैसे होगे सर, अभी तो ऊपर पढ़ा है 182 या 60 + 365, या फिर या फिर नहीं, एंड मतलब ये तो साबित हुआ ही, प्लस ये भी साबित होना पड़ेगा कि पिछले 7 प्रीवियस के जो 7 प्रीवियस ईयर्स है, मतलब हम 22-23 को काउंट नहीं कर रहे हैं ये कंडीशन कैलकुलेट करते समय, हम 21-22 से लेके वो 10 साल का बात कर रहे हैं, 21-22 से लेके वो 7 साल का बात कर रहे हैं, उनमें टोटल मिला के तुम 730 दिन अगर इंडिया में रहे तो तुम पक्के इंडियन हो, नहीं तो तुम पक्के इंडियन नहीं। मेरा पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। बाकी लोग? हाँ सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई को कुछ बोलना है? कुछ नहीं है तो सर रेसिडेंट साबित होने के लिए 2 कंडीशन है, प्रीवियस ईयर में 182 या फिर और प्रीवियस ईयर में 60 प्लस प्रीवियस के पिछले 4 प्रीवियस मिला के 365 दिन, 4 प्रीसीडिंग ईयर्स टू द प्रीवियस ईयर। और ऑर्डिनरी साबित होने के लिए 2 कंडीशन है, प्रीवियस के 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में कोई 2 साल रेसिडेंट साबित हो जाए, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हम साबित किए 2 साल में, एंड पिछले प्रीवियस के 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस मिला के 730 दिन अगर हम इंडिया में रहे तो हम पक्का इंडियन हो जाएंगे। और अगर नॉन रेसिडेंट हुआ तो फिर तो और कोई कंडीशन बचा ही नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल HUF के लिए यही रूल है सर, बच जाएगा कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म और उन लोगों के लिए क्या रूल है, तो सर उनका रूल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में उनका रूल पढ़ेंगे। एंड अब इनमें से कौन कब इंडिया में टैक्स देगा, कब पक्का इंडियन इंडिया में टैक्स देगा, कब कच्चा इंडियन इंडिया में टैक्स देगा और कब नॉन रेसिडेंट इंडिया में टैक्स देगा, ये वाला पार्ट पढ़ना बाकी रहेगा। तो 2 पार्ट पढ़ना बाकी रहेगा कि अदर देन इंडिविजुअल और HUF कैसे रेसिडेंट है, उनके लिए देखो एक चीज गौर कर रहे हो, ये अदर के लिए खाली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ही है, पक्का इंडियन कच्चा इंडियन कुछ नहीं है, दिख रहा है ये बात। इंडिविजुअल और HUF के लिए तो इंडियन और नॉन इंडियन, और उसके बाद ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में कंडीशंस है, लेकिन अदर्स के लिए अदर्स कौन बच गए सर, कंपनी, HUF, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, उनके लिए खाली इंडियन साबित होना, नॉन इंडियन साबित होना ही मेन है, उनके लिए पक्का कच्चा कुछ नहीं है। और उसके अलावा पढ़ेंगे कि एक बार साबित तो हो गए ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी या NRI, अब इंडिया में टैक्स दोगे नहीं कि कब दोगे और कब नहीं दोगे, कौन देगा कब और कौन कब नहीं देगा, यही पढ़ना है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।